हाय एंड वेलकम टू लुमिनाइज फाउंडेशन। आज हमारा जो डिस्कशन है दैट इज बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हाइड्रो पावर प्लांट्स। रिसेंटली कोलंबिया और इक्वाडोर जो दो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वहाँ पे एक क्राइसिस आई है। द क्राइसिस इज वहाँ पे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है। द रीज़न बीइंग एल नीनो के कारण वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम हुई है, जिससे वाटर के लेवल्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं, जिस कारण से वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का बहुत ज़्यादा कट डाउन हो रहा है। तो क्या ये क्राइसिस को हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझें और इसका एनालिसिस करें, ये हमारा आज का डिस्कशन है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, बट बिफोर वी मूव ऑन टू द डिस्कशन, मेरी आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि हम करंट अफेयर्स के फ्री सेशन गूगल मीट पे स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। एंड इस सेशन के ये रेगुलरली सेशन चलेंगे करंट अफेयर के, जिसमें हम दोनों मिलकर इंटरेक्ट करेंगे और करंट अफेयर के इश्यूज का एनालिसिस करेंगे। आपको इसके लिए एनरोल करने के लिए कुछ भी नहीं करना, जस्ट एक नंबर है 7582941915। या तो मुझे इस पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को बस फिल कर दीजिए, तो उस फॉर्म में आपका एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। टोटली फ्री है। करंट अफेयर के सेशन, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ टोटली फ्री है। सो जस्ट फिल द फॉर्म, जस्ट मैसेज ऑन दैट नंबर आइदर, एंड यू आर गुड टू गो। तो डिस्कशन पे आते हैं वापस। ये डिस्कशन जो है, ये डिस्कशन में हम इक्वाडोर और कोलंबिया की बात करेंगे। कोलंबिया और इक्वाडोर की लोकेशन पहले हम देख लेते हैं। जो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है वो ये है कि ये दोनों आजू बाजू में लगी हुई नेबरिंग कंट्रीज हैं। कोलंबिया एंड इक्वाडोर ये साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रो पावर की, तो अभी रिसेंटली हमको ऐसा देखने के लिए मिला है कि हाइड्रो पावर, जो कि एक रिलायबल, चीप और लो कार्बन एनर्जी का सोर्स है जनरेशन का, वो जितनी भी रिन्यूएबल आज की डेट में हम जितनी भी रिन्यूएबल जैसे कि सोलर, विंड एनर्जी, देन उसके बाद हमारे बायोमास, इन सोर्सेज से बनाई गई जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, उन सोर्सेज से कंबाइंडली बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। मतलब जितनी बाकी सारे रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी हम जनरेट करते हैं, उससे ज़्यादा हमको आज की डेट में हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं। लेकिन रिसेंटली ये जो पावर की शॉर्टेज हुई है इक्वाडोर और कोलंबिया में, इससे हमको क्लाइमेट चेंज के फेस पे या क्लाइमेट चेंज के कारण हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज़्यादा वल्नरेबल है, ये हमको एक चीज़ पॉइंट आउट होती है। मतलब क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी पे और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है, ये हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसमें ये ऐसा क्यों हुआ कोलंबिया और इक्वाडोर में? क्योंकि इस साल एल नीनो का वेदर फेनोमेना हुआ था। ये एल नीनो एक वेदर फेनोमेना होता है जिसमें हर 4 से 5 साल में किसी भी रीजन में, जिस रीजन में एल नीनो आया है, वहाँ पे बरसात का या रेनफॉल का अमाउंट जो है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। तो इसके कारण ये जो ड्रॉट आया था, उससे रिजर्वॉयर के जो वाटर के लेवल्स थे हाइड्रो पावर प्लांट्स के, इनमें वाटर का लेवल रिड्यूस हो गया था। अब ये हाइड्रो पावर कैसे काम करता है, पहले ये समझ लेते हैं। हमारा ये डैम होता है, आप सबने ये डैम देखा होगा एक, जो आपके शहर में कभी ना कभी। डैम के पीछे एक रिजर्वॉयर होता है, हम वाटर को स्टोर करते हैं बहुत ही हाई लेवल पे या बहुत ही लार्ज अमाउंट में, और हम उसको टाइम टाइम पे वाटर को अकॉर्डिंग टू अवर नीड, हमारी नीड, हम उसको रिलीज करते हैं, जो एक टरबाइन को रोटेट करता है। और जब ये टरबाइन रोटेट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसको हम सिटी में ट्रांसमिट करते हैं या इंडस्ट्रीज में ट्रांसमिट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ यूज। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का प्रिंसिपल है। द थिंग इज, ये पूरा वाटर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये रिजर्वायर का वाटर अगर लेवल अगर ड्रॉप होगा, तो इस केस में आपको इलेक्ट्रिसिटी या यहाँ पे टरबाइन घुमाने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कम होगा। अब क्लाइमेट चेंज का हाइड्रो पावर के ऊपर क्या कंसर्न है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हाइड्रो पावर वाटर पे क्लियरली पूरा पूरा डिपेंडेंट है। हाइड्रो पावर इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। इसका ये मतलब है कि अगर वाटर नहीं होगा तो हाइड्रो पावर जनरेट नहीं हो सकती, जिससे एनर्जी जनरेशन या प्रोडक्शन का डिस्ट्रप्शन होगा। सिमिलरली ड्रॉट, सडन फ्लड, ये जो डैम्स को डैमेज पहुंचाने वाले जितने भी इंसिडेंट हैं, ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा हाइड्रो पावर के लिए कंसर्न बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज के कारण सिर्फ बरसात कम होगी तभी हाइड्रो पावर इफेक्ट होगा। मान लीजिए अगर क्लाइमेट चेंज के कारण किसी रीजन में बहुत एक्सेस रेनफॉल होने लगती है और फ्लड आ जाते हैं, तो फ्लड भी डैम्स को डैमेज करने की कैपेसिटी रखते हैं, जिससे आपका हाइड्रो पावर प्रोडक्शन गिर जाएगा। हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं, ये वेदर के चेंजेस के लिए वैसे तो रिस्पॉन्ड करने करने के लिए रिस्पॉन्ड कर पाए उसके लिए बनाए जाते हैं। वहाँ पे स्टोरेज, वाटर स्टोरेज हम इसलिए करते हैं कि वहाँ पे अगर कभी कम, नॉर्मल से थोड़ी कम बरसात हो, तो भी रिजर्वॉयर में इतना पानी रहे कि वो डैम्स को रन कर सकें। लेकिन इस साल
कोलंबिया और इक्वाडोर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हुआ है और रेनफॉल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ही एक्सेसिवली लो हुई है। इस कारण से इसके साथ-साथ में यहाँ पे एनर्जी की जो डिमांड है, वो एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेनफॉल कम हो रही है, बट एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड नहीं गिर रही, बढ़ रही है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। अब आते हैं इस बात पे कि क्या ये सिर्फ कोलंबिया और इक्वाडोर का इश्यू है? तो ऐसा भी नहीं है। 2023 में हमको ऐसे कई जगह इम्पैक्ट देखने के लिए मिले थे, जिससे हमको ये समझ में आया था कि क्लाइमेट चेंज हाइड्रो पावर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। हाइड्रो पावर वैसे तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और पिछले 20 सालों में ये 70% इंक्रीज हुआ है, लेकिन 2023 में इसका ग्लोबल आउटपुट जो है, मतलब प्लांट से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है टोटल, वो उसमें हमको ड्रॉप देखने को मिला था। तो फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंगली अगर ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो ड्रॉट आ रहे हैं, ये 8.5% इन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ड्रॉप किया था अक्रॉस द वर्ल्ड प्लांट्स में। जहाँ पे चाइना में जहाँ पे सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, जो सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूसर है, वहाँ पे 3/4 मतलब ये जो टोटल डिक्लाइन हुआ है वर्ल्ड में, उसमें से 75% डिक्लाइन हमको चाइना में देखने के लिए मिला है। 2022 और 2023 में चाइना में भी ऐसे ड्रॉट आए थे कुछ, जिससे वहाँ की रिवर्स और रिजर्वॉयर्स जो है उनमें पानी का लेवल बहुत ज़्यादा गिर गया। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये बोलती है कि वर्ल्ड के 25% से ज़्यादा हाइड्रो पावर डैम्स ऐसे रीजन में हैं जहाँ पे 2050 में वाटर की स्कार्सिटी या वाटर का एक्सेसिव खत्म मतलब कमी हो जाने के एक्सट्रीम रिस्क हैं। मतलब वो फिर हाइड्रो पावर प्लांट रन करना बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। अब दूसरा जो इश्यू है डिस्कशन का वो ये आता है कि ठीक है, पानी कम हो रहा है, पानी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के कारण हाइड्रो पावर जनरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट ये अकेली प्रॉब्लम नहीं है। एक और दूसरी चैलेंज जो हमारे सामने है वो ये है कि हम हाइड्रो पावर पे बहुत ज़्यादा ओवर रिलायंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं, उसमें से मैक्सिमम पोर्शन हम हाइड्रो पावर के थ्रू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो अफ्रीका में हाइड्रो पावर जो है ये 80% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करता है। कॉन्गो, इथोपिया, मलावी, मोजाम्बिक, उगांडा एंड जाम्बिया। सो यू कैन सी हियर कि ये कंट्रीज अपनी टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 80% इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट करते हैं, और यहाँ पे कभी भी ड्रॉट के इशू होते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड है वो फेल होने लगेगी। इसके अलावा जो लिमिटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ऑल्टरनेटिव पावर जनरेशन की, वो भी बहुत लिमिटेड है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसके अलावा जो दूसरे तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के, उनका सेटअप या इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत कम है, जिससे ये कंट्रीज के आगे जाके इशू आ सकते हैं। इस कंटेक्स में दो कंट्री हैं जिन्होंने डाइवर्सिफिकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, घाना और केन्या, जिन्होंने हाइड्रो पावर से अपनी रिलायंस काफ़ी कम कर दी है और अपनी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज से अपनी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन वो आप कर रहे हैं। तो अब हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमको इनोवेशन करने की ज़रूरत है। इनोवेशन कैसे कर सकते हैं? जैसे हम जो हाइड्रो पावर बनाते हैं, दैट इज़ गुड कि हम हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं। हमारे पास वहाँ पे जनरेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुआ है। बट अगर हम थोड़ा-सा अपना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कर रहे हैं माइंड का, तो वहाँ पे जो हमने रिजर्वॉयर बनाए हैं वाटर के, अगर हम उनके सरफेस पे सोलर प्लांट, सोलर पैनल, ये सारी चीज़ें अगर हम स्प्रेड करते हैं, तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी बिना किसी एक्स्ट्रा एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे। तो उस केस में अगर आप मतलब जैसे मैककार्टनी एक रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप किसी रिजर्वॉयर का 15 टू 20% सरफेस एरिया भी सोलर पैनल से कवर कर देते हैं, तो आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं जितनी आप उस हाइड्रो पावर से जनरेट करते हैं। तो हमको ऐसे कुछ इनोवेटिव थिंकिंग करने की ज़रूरत है, और ये हमको बेसिकली किस डायरेक्शन में ले जाएगी, अगर हम ये स्टेप्स लेते हैं तो ये हमको नेट ज़ीरो डायरेक्शन में ले जाएगी। नेट ज़ीरो के डायरेक्शन मतलब हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तब कम होगा जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करेंगे। तो क्लाइमेट रिस्क जो भी एसोसिएटेड है इस टेक्नोलॉजी से, लेकिन ये अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी है। हाइड्रो पावर सेक्टर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है, ये हमको क्लाइमेट चेंज से डील करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन इसको हम बनाते टाइम हमको इस बात का ख्याल रखना है कि हम ज़्यादा बड़े-बड़े हाइड्रो पावर प्लांट बनाने की जगह मीडियम स्केल या फिर स्मॉल स्केल
डैम्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाएँ, स्मॉल स्केल, क्योंकि मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल के जो डैम्स होते हैं, इनमें बहुत बड़ा पानी का रिज़र्वॉयर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे ड्रॉट के जो इम्पैक्ट जो बड़े मेगा डैम पे हमको देखने के लिए मिलते हैं, वो यहाँ पे हमको नहीं मिलेंगे। इसके साथ-साथ में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए नाम की एक एजेंसी है, ये क्या है इसके बारे में प्लीज़ एक बार रीड करिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हिसाब से हाइड्रो पावर जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विंड और सोलर एनर्जी ये इसको ओवरटेक कर लेंगे। मतलब एक पॉइंट आएगा हमारा 20, 40, 50, 60 के आसपास, जब हम विंड और सोलर इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे एज़ कम्पेयर टू हाइड्रो पावर। लेकिन हाइड्रो पावर अभी के लिए आने वाले 10 से 20 साल तक कहीं नहीं जाने वाला। ये रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ जनरेशन बना रहेगा 2030s में। लेकिन फिर भी हम इस कैपेसिटी को, वैसे तो हमको हाइड्रो पावर को ख़त्म नहीं करना है, हमको उसको और बढ़ाना है। जैसा कि मैंने आपको बोला स्मॉल और मीडियम स्केल वाले जो हाइड्रो पावर प्लांट हैं उन पे काम करना है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट ड्रास्टिकली हमारे ऊपर ना आए, तो उससे डील करने के लिए हमको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करना है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा हाइड्रो पावर का जो है वो स्टेबलाइज़िंग रोल भी होता है। अगर आप सोलर और विंड एनर्जी से कंपेयर करें जो बहुत ही वर्सेटाइल होती है, जो बहुत ही बेसिकली कहना चाहिए फ्लक्चुएटिंग होती हैं। जैसे किसी दिन अगर धूप नहीं निकली तो सोलर पैनल जो हैं वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाएँगे। सिमिलरली किसी दिन अगर हवा अच्छे से नहीं चली तो विंड पावर कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाएँगे। लेकिन हाइड्रो पावर एक बहुत ही सस्टेनेबल मेथड है। सस्टेनेबल इन द सेंस इसके अंदर में चेंजेस बहुत ईज़िली नहीं आते। आप रिज़र्वॉयर में वाटर मेंटेन करते हो, तो अगर बरसात कम हो जाती है तो इस केस में आप रिजर्वायर से पानी ज़्यादा रिलीज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हो। एंड एट द सेम टाइम अगर कभी बरसात बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप डैम्स के गेट को खोल के एक्सेस वाटर को रिलीज़ कर देते हो। मतलब हाइड्रो पावर बहुत ही एक वर्सेटाइल टाइप की एक एक एनर्जी है, जिसको आप कंटिन्यूअसली यूज़ कर सकते हो। इट इज़ नॉट फ्लक्चुएटिंग जस्ट लाइक सोलर एंड विंड इलेक्ट्रिसिटी पावर। सो आई होप दिस इश्यू वाज़ क्लियर। आपको ये समझ में आया होगा कि हाइड्रो पावर का क्लाइमेट चेंज से क्या रिलेशन है, हाइड्रो पावर से हम कैसे डील कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आई होप वेरी मच क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये इश्यू अच्छे से क्लियर हुआ तो आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग आप करंट अफेयर के सेशंस को ज़रूर जॉइन करिएगा। इसके लिए आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा वहाँ पे, आई प्रॉमिस। इसके लिए सिंपली आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में है। अदर देन दैट हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है ल्यूमिन आईएएस फाउंडेशन के नाम से, जिसकी लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो के इस लेक्चर की जो इशू का हमने डिस्कशन किया उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं। एंड अदर देन दैट हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के भी पेजेस हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए। So I hope the issue was very much clear to you. Thank you very much for watching the video.